एक छोटे से गांव में मोहन छंगानी नाम का एक आदमी रहता है, जो कि स्वभाव से काफी गुस्से वाला था। वो अपने ढाबे में कचौरी बेचता है। ढाबे में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखता है। गंदगी हर जगह रहती है। एक आदमी उसके ढाबे में आता है और कचौरी खाकर बोलता है, अरे वाह भाई, कचौरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो खाओ ना। अच्छी है तो क्या अब इसकी पूजा करोगे? बड़ा ही अजीब इंसान है। मैंने इसकी तारीफ की, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। नहीं खानी है तो बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे ही रहा होगा ना, चले जाओ। इसी तरह छंगानी हर किसी से बात करता है। गांव में एक अंश नाम का युवक आता है और वो गांव में टहलते हुए छंगानी को ग्राहक से बात करते हुए देखता है। मेरा ढाबा मेरी मर्जी, मैं तो अपने ढाबे को ऐसे ही रखूंगा। कचौरी खाने आए हो ना, कचौरी खाओ। हाँ तो मुझे क्या, मेरे लिए आलू कचौरी खाने को दे दो और मूंग दाल कचौरी पैक कर दो। अंश को छंगानी बहुत ही अजीब लगता है और वो अपनी नानी प्रभा के पास जाकर बोलता है, नानी, वो आदमी कौन है जो इतना बदतमीज है? किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता है क्या? मैंने भी देखा, ग्राहक आया था उसके ढाबे पर और वो ग्राहक से ऐसे बात कर रहा था जैसे ग्राहक को वो कचौरी खिलाकर उस पर एहसान कर रहा हो। ऐसी बात नहीं है, वो मोहन छंगानी शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से ही नहीं था मतलब? पहले क्या वो सबसे अच्छे से बात करता था? हाँ, कुछ सालों पहले मोहन छंगानी के घर में सिलेंडर फट गया था और उस हादसे में उसका पूरा परिवार जल के मर गया। मोहन अपने ढाबे पर था, इसीलिए अब वो अकेला बच गया। बस तब से ही ये ऐसा है, हर किसी से ऐसे ही बात करता है। बेचारे ने बहुत दर्द सहा है। एक हादसे में पूरा परिवार चला गया था। अब इंसान ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? इसका मतलब इनके गुस्से के पीछे इनका दर्द है। हाँ, कभी अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल दे तो तू उनकी बातों का बुरा मत मानियो। अंश सब समझ जाता है कि आखिर क्यों छंगानी ऐसा है। अंश अब हर रोज छंगानी के ढाबे पर जाता है और कचौरी खाता है। वैसे कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। कचौरी बहुत ही अच्छी बनाते हो आप। वैसे यहाँ हर प्रकार की कचौरी मिलती है ना? मटर कचौरी, दाल कचौरी, आलू कचौरी, मूठ कचौरी। अरे आपको जो खाना था खा लिया है, फिर बाकी कचौरी के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो? हैं? खाओ और चलते बनो यहां से। कुछ दिनों बाद गांव में दूसरा कचौरी वाला आता है जिसका नाम हप्पू होता है। वो भी अपना कचौरियों का ढाबा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आ रहा था। सब छंगानी के पास ही जा रहे थे। अरे जब तक ये छगरानी कचौरी वाला यहाँ रहेगा तब तक तो कोई भी मेरे ढाबे पर नहीं आएगा। और ये तो दस्तूर है ना, अपना काम जमाने के लिए दूसरे का काम खराब करना ही पड़ता है। अगर मुझे यहाँ अपना काम जमाना है तो इस छगरानी को बर्बाद करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी इस गांव में हर जगह हप्पू कचौरी वाले का नाम ही हो जाएगा और गूंजेगा। कोई बात नहीं, आज रात ही इस छगनानी को अच्छे से छान दूंगा। हप्पू छंगानी को बर्बाद करने के लिए रात में सबके सोने के बाद पीछे की खिड़की से छंगानी के ढाबे में घुसता है और वहाँ रखा नमक का डब्बा उठाता है। ये गया असली नमक, मेरे वाले पाउडर के साथ। अब जो भी इस छगनानी की कचौरी को खाएगा वो कुछ भी खाने लायक नहीं बचेगा और गांव के लोग ही ऐसे यहाँ से मार मार कर भगा देंगे। और जब छगनानी ही नहीं रहेगा तो मेरी कचौरी तो मशहूर होने से कौन रोक पाएगा? हप्पू नमक को बदलकर हानिकारक पाउडर रख देता है। अगली सुबह छंगानी वापस अपने ढाबे पर बैठता है। तब छंगानी के ढाबे पर सबसे पहले अंश आता है। अरे छंगानी काका, जरा मेरे लिए मटर कचौरी लगा दो। मेरी नानी बता रही थी कि आपके ढाबे की सबसे प्रसिद्ध मटर कचौरी ही है, तो मैंने सोचा आज वही खा लिया जाए। छंगानी अंश को मटर कचौरी बनाकर देता है। जैसे ही अंश कचौरी खाने जाता है कि तभी अंश के हाथ से कचौरी गिर जाती है और गिरी हुई कचौरी कुत्ता खाता है। थोड़ी देर में कुत्ता मर जाता है। ये देखकर अंश और छंगानी दोनों हैरान हो जाते हैं। ये क्या, कचौरी खाने से कुत्ता मर गया? जरूर कचौरी में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हुआ। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंश की नजर नमक पर जाती है। ये
नमक कुछ अलग सा लग रहा है, ये नमक ही है ना? पता नहीं, मुझे भी अलग तो लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे ये नमक नहीं बल्कि एक जानलेवा पाउडर है। इसका जिस चीज में इस्तेमाल किया जाता है वो भी जानलेवा हो जाती है। मतलब कल रात को ये आया था जिसने नमक बदला है, क्योंकि जब मैंने सुबह आया तो खिड़की खुली हुई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रात को खिड़की बंद करके गया था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, वापस से असली नमक के साथ कचौरी बनाइए। जिसने भी मिलावट की है वो देखेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो वो वापस से यहाँ आएगा कुछ ना कुछ करने, और तभी हम उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। छंगानी अंश की बात सुनता है और दोबारा सारी कचौरियां बनाता है। वहाँ लोगों को कचौरी खाने से कुछ नहीं होता है। जब ये हप्पू देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। ये क्या, मैंने कल रात अपने हाथों से ही नमक बदला था, अभी तक किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? हप्पू उसी रात वापस से ढाबे में जाता है और नमक को दोबारा बदलने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर छंगानी और अंश आ जाते हैं। इसका मतलब तुम ही थे जिसने कल रात नमक बदलकर वहां जानलेवा पाउडर रखा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करोगे और बच जाओगे? तुम्हारे सच हमारे सामने आ चुका है और अब तुम अपनी असली जगह पर जाओगे। छगनानी काका, आप इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अंश तुरंत पुलिस को बुलाता है और हप्पू को पुलिस के हवाले कर देता है। छंगानी अंश से बोलता है, बेटा, आज तुम्हारी वजह से ये पकड़ा गया। अगर तुम नहीं होते तो शायद अब तक मुझ पर झूठा इल्जाम लग चुका होता और मैं पुलिस के पास होता। आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो अपना स्वभाव बदलने की, अपनी जगह बदलने की। मुझे पता है कि आपको आज तक उस हादसे का दुख है, लेकिन अब आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख में हमेशा दुख ही दिखेगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है काका, खुश रहकर बितानी चाहिए। लोगों से अच्छे से बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तुम मेरे बेटे की तरह ही हो। मेरे बेटे की छवि दिखती है मुझे तुम में। मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ छंगानी अब अपने ढाबे में साफ सफाई करता है, ढाबा साफ रखता है। अब अंश भी हर 6 महीने में नानी के घर आता है और छंगानी से मिलकर बातें करके जाता है। अंत में छंगानी का स्वभाव सबके साथ अच्छा हो ही जाता है। संध्या एक हिमाचली लड़की थी जो कि काफी ज्यादा गरीब होती है। संध्या के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे और संध्या के ऊपर अब उसके छोटे भाई वेद की जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए ही संध्या अपना एक ढाबा चलाती है और अपना घर संभाल रही थी। एक दिन वेद संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? तुम्हें पैसों का क्या काम है? दीदी, वो क्या है ना, मुझे कुछ किताब लेनी है, परीक्षा आ रही है और उन किताब से बहुत मदद हो जाती है। मैडम ने भी यही बोला था कि उन किताबों से पढ़ेंगे तो परीक्षा के लिए बहुत मदद हो जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है वेद, दिल लगाकर पढ़ना। मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें पढ़ाई करता हुआ देखकर। मैं तो पढ़ाई कर नहीं पाई मजबूरी की वजह से, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरा भाई वेद बहुत पढ़े और एक बड़ा आदमी बने। संध्या सब कुछ अपने भाई के लिए ही करती है। अपने भाई को पैसे देने के बाद संध्या वहाँ से ढाबे पर चली जाती है। संध्या के ढाबे पर अरुण नाम का लड़का आता है और वो ढाबे पर खाना खाता है। अरुण को खाना बहुत पसंद आता है और वो बोलता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हिमाचल में संध्या जी, आपके ढाबे का खाना और भी ज्यादा स्वाद लगता है। सच में आपके हाथों में जादू है। संध्या अपनी जिंदगी में खुश थी। ढाबा और अपने भाई की पढ़ाई में ही संध्या जीती है, लेकिन संध्या के ढाबे वाली जमीन पर संग्राम सिंह की बहुत समय से नजर थी। इस लड़की को मैंने ज्यादा पैसे भी देने के लिए मान गया, लेकिन यह है कि अपनी जमीन का कुछ ज्यादा ही धौंस दिखा रही है। लेकिन मेरा भी नाम संग्राम है। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक मुझे भी कहाँ शांति मिलने वाली है। इतनी अच्छी जमीन है, यहाँ अगर होटल बन गया तो पैसे छापूंगा, लेकिन इस लड़की की वजह से अब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं।
संग्राम जो शुरू से ही संध्या के ढाबे वाली जमीन लेना चाहता था, लेकिन जब काफी जतन करने के बाद भी उसे वो जमीन नहीं मिल पाती है, तो संग्राम अब चाल पर उतर जाता है। और वो एक सुबह जब संध्या ढाबे की साफ सफाई में लगी होती है, तो संध्या की नजर से बचकर संध्या की रसोई में जाता है और बने हुए खाने में अलग अलग पाउडर, छिपकली, चूहा, ऐसी कई चीजें मिला देता है। जब वहाँ ग्राहक खाना खाने आते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए काफी लोग भड़क जाते हैं। अपना ढाबा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पैसे कमाने के चक्कर में खराब खाना खिला रही हो तुम। नहीं, मैं कोई खराब खाना नहीं खिला रही हूँ। पता नहीं ये कैसे हो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर खराब खाना खिलाया ताकि लोगों की तबीयत खराब हो। अब तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ से चली जाओ। वहाँ के सब लोग मिलकर संध्या को निकाल देते हैं। संध्या अब अपने भाई के साथ दिल्ली शहर में आ जाती है। दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दीदी, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। और जैसे हमें हिमाचल की आदत हुई थी, वैसे यहाँ की भी आदत हो ही जाएगी। एक तो हम लोग पहाड़ी है ना, इसीलिए हमें और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। संध्या अब यहाँ काम की तलाश में लग जाती है। संध्या को एक जगह काम मिलता है और संध्या वहाँ काम करने लग जाती है। एक दिन संध्या ने अपने मालिक वैभव के लिए खाना बनाया होता है और वैभव को वो खाना बहुत पसंद आता है। अरे संध्या, तुम तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सच में? आपको अच्छा लगा मेरे हाथ का खाना? और भाई, जब अच्छा बनाया है तो अच्छा ही लगेगा ना। खाना बहुत अच्छा है, और जब तुम इतना अच्छा खाना बना ही लेती हो तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें तो अपना ठेला लगा लेना चाहिए। लेकिन लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अगर तुम ठेला लगाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुछ पैसे मैं दे दूंगा। वैभव का सुझाव संध्या को काफी अच्छा लगता है और वो अपने मालिक की मदद से भी संध्या अब अपना ठेला लगा लेती है। ठेले पर संध्या को काफी ज्यादा गर्मी लगती है। 4 बार जगह बदल चुकी हूँ मैं। अब भी पेड़ के नीचे ठेला लगाया है ताकि गर्मी ना लगे, लेकिन ये गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, सीधा चुभ रही है। क्या करूं मैं? मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। संध्या की कमाई तो हो रही थी, लेकिन उसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और गर्मी की वजह से ही एक दिन संध्या को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। संध्या को वहां मौजूद लोग उसके घर पहुंचा देते हैं। वेद उसका काफी ध्यान रखता है। जब संध्या को ठीक लगने लगता है तो वेद बोलता है, दीदी, मुझे पता है कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है और इसीलिए ही आपको चक्कर भी आ गई, लेकिन हम हार तो नहीं सकते हैं ना। मुझे ये लगता है कि हमें घास का ढाबा बना लेना चाहिए, क्योंकि घास के ऊपर बैठने से ही कितनी ठंडक मिलती है। और इस गर्मी में तो हम एसी भी नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है ना। तो मुझे यही लगता है कि हमें घास का ढाबा खोल लेना चाहिए। हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब हम घास का ही ढाबा खोलेंगे। संध्या अब अपने भाई के साथ मिलकर घास का ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाती है और दोनों भाई बहन मिलकर एक घास का ढाबा खोल लेते हैं। और घास का ढाबा कुछ अलग भी था, इसीलिए लोगों को कुछ अलग मिलता है, इसीलिए अब वहाँ लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वैभव भी संध्या के ढाबे पर आता है और उसे काफी ठंडक मिलती है। क्या बात है संध्या, तुमने तो कुछ अलग हटकर ही किया है। घास का ढाबा वाकई में बहुत ही अच्छा आइडिया है। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, यहाँ रहना इतना मुश्किल हो रहा था, और फिर इस गर्मी में खड़े होकर खाना बनाना और भी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। इसीलिए कुछ तो सोचना ही था ना। और ये आइडिया मेरा नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई का है। जिसका भी आइडिया है ये बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं होता है कि महंगे महंगे एसी से ही राहत मिले। साधारण सा एक घास का ढाबा भी ठंडक देता ही है, और ये तुमने दिखाई दिया। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। खाना तो तुम वैसे ही बहुत अच्छा बनाती हो, और अब ढाबा भी तुमने इतना बढ़िया बना लिया तो तुम्हारी कोशिश भी कामयाब जरूर होगी। संध्या को भी अब घास के ढाबे में काफी राहत मिल रही थी और लोग भी वहां आना पसंद करते थे। कम समय में संध्या का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता था और आखिरकार संध्या ने इतनी मुश्किलों का सामना करके अपने लिए रास्ता निकाल ही लिया था। रचना एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। रचना में कोई कमी नहीं थी। एक सुबह रचना सबके लिए खाना बनाती है और अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी रचना की भाभी समीक्षा वहां आती है और रचना से बोलती है, मेरी आंख ही नहीं खुली, तुमने घर का भी सारा काम कर लिया, वो भी इतनी जल्दी।
अरे भाभी, मैं सुबह उठती तो हूँ ही ना जॉब पर जाने के लिए, और अगर मैंने खाना बना भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुमने खाना बनाया, ये तो हम सबके लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम खाना जो इतना अच्छा बनाती हो, हर किसी को तुम्हारे हाथ का खाना इतना ज़्यादा पसंद है। अगर सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है तो इसमें बुरी बात क्या हो गई कि मैंने खाना बना दिया? ये तो अच्छी बात ही है ना। रचना कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, ऊपर से अच्छा खाना भी बना लेती है, हर कोई इनकी तारीफ ही करता रहता है। काश कभी मैं भी इनकी तरह बन पाती तो कितना अच्छा होता ना। समीक्षा अनपढ़ होती है, इसीलिए वो अपनी ननद की तरह ही बनना चाहती है। एक शाम रचना का पार्सल आता है और उसकी भाभी वो पढ़ रही होती है। तभी वहां रचना आ जाती है। अरे वाह भाभी, आप पार्सल पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वेरी गुड भाभी, हमें ऐसी ही कोशिश करते रहना चाहिए, भले ही कोशिश का रिजल्ट जो कुछ भी हो। क्या रचना, तुम भी ना? मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। भाभी, मेरे ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वाह रचना, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मेरा मतलब कि तुम कहीं बाहर जाओ ऐसे कपड़े पहनकर और लोग तुम्हें ही देख रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता है क्या? भाभी, लोगों का तो काम ही है बस देखना। जब तक लोग हमें देखेंगे नहीं तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे शुरू से ही आदत है ऐसे कपड़ों को पहनने की। मैं तो ऐसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। रचना को देखकर अब समीक्षा भी उसकी तरह बनने लगती है, उसकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करती है। एक दिन समीक्षा अपनी ननद की तरह तैयार होकर बाहर जा रही होती है। तभी समीक्षा की पड़ोसन वंदना उसे देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। समीक्षा बहू, ये तूने अपना क्या हाल बनाया है? क्या हुआ आंटी जी, मुझे देखकर आप चौंक गई ना? लग रही हूं ना मैं भी अपनी ननद की तरह, हाँ, रचना की तरह। बहू, तू अपनी ननद की तरह नहीं बल्कि कार्टून की तरह लग रही है। अरे, जब तुझे मॉडर्न कपड़े पहनने नहीं आते, संभालने नहीं आते, तो तू क्यों पहन रही है? बिल्कुल जोकर लग रही है तू, ये सब पहनकर। सच में? मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? बहू, अभी तो बस मुझे ही हंसी आ रही है, लेकिन तूने जैसा खुद को बनाया हुआ है ना, अगर कोई और देखेगा तो उसे भी हंसी आएगी। इसीलिए बोल रही हूँ, दूसरों की नकल उतारना बंद कर दे, वरना ऐसे ही जोकर लगेगी तू। समीक्षा का हर कोई मजाक ही बनाता है, उसे ताने मिलते हैं सुनने को, और इसी वजह से समीक्षा को अपनी ननद से जलन होने लगती है। एक दिन रचना अपने कमरे में नहीं होती है तो समीक्षा उसे पीछे से जाती है और लैपटॉप छुपा देती है। जहां वहां रचना आती है तो उसे अपना लैपटॉप नहीं दिखता और वो परेशान हो जाती है। अरे, अभी तो मेरा लैपटॉप यही था, अब अचानक से कहाँ गया? मुझे तो प्रेजेंटेशन देनी थी, मेरा तो लैपटॉप ही नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे अब सब संभालूं? रचना का लैपटॉप ही नहीं मिल रहा था और टाइम से प्रेजेंटेशन ना दे पाने के कारण रचना को जॉब से निकाल दिया जाता है। रचना काफ़ी परेशान हो जाती है और नई जगह जॉब की तलाश करने लगती है, लेकिन रचना को कभी भी कोई नई जॉब मिलती। अब मैं क्या करूं? बिना जॉब के मैं कैसे रह सकती हूँ? ऊपर से मुझे घर में भी तो हिस्सा देना होता है। नहीं रचना, तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। जॉब नहीं है तो मैं किसी पर डिपेंड भी नहीं हो सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचना पड़ेगा, तभी मैं सब कुछ वापस से ठीक कर पाऊंगी। अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है तो मैं अपना बिजनेस भी तो शुरू कर सकती हूँ ना। जब हिम्मत होती है तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं अपना ही काम करूँगी। रचना अब अपना ढाबा खोल लेती है। रचना के ढाबे का खाना हर किसी को बहुत पसंद आ रहा था और दाम भी काफ़ी कम था। एक दिन एक बूढ़ा ढाबे पर आता है और खाना खाने आता है और फिर रचना से बोलता है, बेटी, पहली बार कहीं बाहर का खाना खाने के बाद भी बाहर का नहीं लग रहा है। बहुत ही स्वाद खाना है और दाम भी गरीब की जेब को दिक्कत नहीं दे रहा। बाबा, मैं खुद भी गरीब ही हूँ और मुझे गरीबों की परेशानी साफ नजर आती है। पैसों की वजह से गरीब अपनी भूख मारता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी किसी गरीब की भूख मारने के लिए ढाबा नहीं खोला है, बल्कि लोगों का पेट भरे और मैं काम कर सकूं इसीलिए खोला है। रचना अब ढाबे के साथ भी खूब तरक्की करती है, लेकिन रचना को खुश देखकर रचना की भाभी को
फिर से परेशानी होने लगती है। मैंने इसका काम छुड़वा दिया तो अब इसने खुद का ही काम शुरू कर दिया। खुद को कुछ ज़्यादा ही तेज समझती है और मुझे कुछ ज़्यादा ही गंवार समझती है, लेकिन मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई थी। मैं भी उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वो कुछ कर ही ना पाए। समीक्षा अब रचना के ढाबे में परेशानी खड़ी करने लगती है। एक बार समीक्षा ढाबे की सारी कुर्सी मेज तोड़ देती है और जब रचना अगली सुबह देखती है तो वो दंग रह जाती है। मुसीबत पर मुसीबत, पहले ही इतनी दिक्कत हो रही है, अब एक और नहीं। रचना मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ती जाती है और उसकी भाभी नई नई मुश्किलें खड़ी करती जाती हैं। ऐसे ही एक रात सबके सोने के बाद समीक्षा रचना के ढाबे की तरफ बर्तन गायब करने जा रही होती है। अब ना रहेगा बर्तन और ना बनेगा ढाबे में कोई खाना। समीक्षा ढाबे तक पहुंचती उसे पहले ही वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो समीक्षा को पकड़ लेते हैं। गुंडा रचना को फोन करता है और उससे बोलता है, अगर अपनी भाभी सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर पुराने मंदिर के पीछे आ जाना। रचना बिना कुछ सोचे समझे पैसे लेकर चली जाती है और अपनी भाभी को सही सलामत घर लेकर आ जाती है। समीक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी ननद से बोलती है, रचना मुझे माफ़ कर दो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए एक बार नहीं सोचा। भाभी आप मेरा परिवार हो और गलती किसी से भी हो सकती है। इसी के साथ आखिर में भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी ननद का उसके ढाबे में साथ देती है। मोहन अपनी पत्नी वंदना और अपनी बेटी रिया के साथ रहता है। मोहन अपनी पत्नी और बेटी को बिल्कुल भी नहीं मानता है और उनको हमेशा ही ताने देता रहता है। ऐसे ही एक दिन मोहन शाम को सुधा नाम की औरत के साथ मोहन घर आता है और अपनी पत्नी और बच्चों से बोलता है, तुम दोनों निकलो यहाँ से, अब मैं तुम दोनों को और इस घर में नहीं रख सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? हम आपका परिवार है, आप हमें ही घर से क्यों निकाल रहे हो? और ये औरत कौन है? आप इसे हमारे घर क्यों लेकर आए हो? ये मेरी पत्नी है। तुम माँ बेटी अब मेरे लिए मर चुके हो। मुझे अब तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अब से मेरा परिवार भी यही है और मेरा सब कुछ अब यही है। हम कहाँ जाएंगे? आपके सिवा हमारा है ही कौन? और ये तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। एक बार में बात समझ नहीं आई क्या? अरे ना मेरी कोई बेटी है और ना ही कोई मेरी पत्नी है। अब मेरे लिए जो कुछ भी है वो बस यही है। तुम दोनों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। मोहन अपनी पत्नी और बेटी को घर से निकाल देता है और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लग जाता है। वंदना और रिया अब बेसहारा हो जाते हैं। उनके पास ना ही घर होता है और ना ही पैसे होते हैं। वो दोनों मुश्किल घड़ी में बस यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। आज भी हम क्या भूखे ही रहने वाले हैं? नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं बोलते। और मैं हूं ना तेरी माँ तेरे साथ। हाँ, तू चिंता मत कर, आज हम खाना ज़रूर खाएंगे। लेकिन कैसे खाना खाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और बिना पैसे के तो हमें कोई भी खाना नहीं देने वाला है ना। फिर हम कैसे खाना खाएंगे? भूख के मारे तो मुझसे चला तक नहीं जा रहा है। बेटा, यही पास में एक मंदिर है, हम दोनों वहीं मंदिर में चलते हैं। वहाँ अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो आज तो तेरा पेट भर जाएगा ना। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। बस यही पास में ही मंदिर है, थोड़ी हिम्मत कर मेरी बच्ची। वंदना और रिया दोनों मंदिर जाते हैं। वहाँ उस रात रुकते हैं और लोगों से भीख में मिला खाना खाते हैं, लेकिन मंदिर का पुजारी भी उन्हें वहाँ से भगा देता है। माँ, अब कहाँ जाएंगे हम? अब तो हमें मंदिर के पुजारी जी ने भी भगा दिया है और आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है। अब हम क्या करें? बेटा, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, यही रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ कोई नहीं भगाएगा हमें। दोनों माँ बेटी इसी तरह अब रेलवे स्टेशन में जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और इनकी परेशानियां भी ऐसे ही चलती रहती हैं। कुछ दिनों बाद जब वो दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर ही बैठी होती हैं, तभी वहाँ शारदा नाम की एक औरत आती है और उनसे बोलती है, अरे, मैं तुम दोनों माँ बेटी को काफ़ी समय से देख रही हूँ। तुम क्या यहीं रहती हो? हाँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास ना कोई काम है और ना ही ठिकाना। तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास एक काम है, अगर करोगी तो बताओ। मैडम जी, ये तो आप इतनी बात बोल दी, भला मुझे क्यों ही एतराज़ होगा आपकी बात से। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है
और आप तो जैसे हम गरीब पर एहसान कर रही हो। मुझे बताइए क्या काम है, मैं सब काम करने को तैयार हूँ। शारदा वंदना को काम दिलवा देती है। वंदना भी खूब दिल लगाकर वहाँ काम करती है। धीरे धीरे 1 महीना हो जाता है और जब वंदना शारदा से पैसे लेने जाती है तो उसे शारदा कहीं नहीं मिलती। आसपास हर जगह देखती है लेकिन कहीं भी शारदा उसे नहीं मिलती है। वंदना रोते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और उसे बोलती है, उस औरत ने हमें धोखा दे दिया। उसने मुझसे पूरे 1 महीने काम करवाया और जब पैसे देने का समय आया तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। माँ कोई बात नहीं, आप मत रो। हमने कुछ समय में ही बहुत कुछ देख लिया है और अब मुझे अच्छे से सबक मिल गया है कि हम किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो वो बस एक दूसरे पर। रिया और वंदना अब दोनों ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं और सड़क पर ही अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं जिसमें वो रहने लग जाते हैं। वंदना अब एक स्कूल में नौकरी करने लगती है। एक शाम जब वंदना घर आती है तो रिया उसे बोलती है, माँ आज के खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है और मैं दुकान पर राशन लेने गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि पहले के पैसे देने हैं। कोई बात नहीं, मैं मंदिर से खाना ले आती हूँ। अभी जब मैं आ रही थी ना तो वहाँ खाना बट रहा था। वंदना मंदिर में खाना लेने जाती है लेकिन वहाँ पर खाना ख़त्म हो चुका होता है और फिर वंदना निराश होकर घर जाने लगती है। मेरी बच्ची बेचारी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है कि मैं खाना लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे तो खाना मिला ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वंदना घर जाने लगती है। तभी वंदना की नज़र गीली घास पर जाती है। अरे हाँ, अगर राशन नहीं मिला, मंदिर में खाना नहीं मिला तो ये गीली घास तो है ही, कम से कम पेट तो भर ही सकता है ना इस घास से। वंदना वो घास तोड़कर घर लेकर जाती है और उसे उबाल कर पीसने लगती है। ये देखकर रिया बोलती है, माँ आप क्या कर रही हो? घास क्यों पीस रही हो? इससे क्या होगा? कोई दवाई बना रही हो क्या? नहीं बेटा, मैं कुछ खाने के लिए ही बना रही हूँ, तू बस देखती जा। वंदना घास के पेस्ट में नमक और मिर्च मिलाकर उसकी रोटियां बनाती है और साथ में सब्जी चटनी भी बनाती है और इसी तरह वो पूरी तरह बस घास का ही खाना तैयार कर देती है। अरे वाह माँ, आपने तो घास से पूरा खाना बना दिया। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम खाकर तो देखो, ये खाना पक्का खाने में भी बहुत अच्छा होगा। मैं तो वैसे भी बहुत भूखी हूँ, मैं खाना शुरू कर रही हूँ, आप भी खाओ ना माँ। वंदना और रिया दोनों को ही घास का बना खाना बहुत अच्छा लगता है और अब ऐसे ही वो आए दिन अक्सर घास का बना खाना बनाते रहते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद एक संजय नाम का पर्यटक उनके घर आता है और तभी वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वो एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। आसपास कोई ढाबा भी नहीं है, अगर कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता। संजय की बात सुनकर वंदना उसे घास का खाना देती है जो कि संजय को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये घास का खाना है। बहुत अच्छा है। देखना, मैं शहर जाऊंगा तो सबको बताऊंगा और मेरी मानो तो बेचना शुरू कर दो। हाँ माँ। आपका बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आने वाला है। वंदना अब घास की रोटी और खाना बेचने लगती है और उसे अंत में खूब प्रसिद्धि भी मिलती है। शीतल और प्राची दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। शीतल काफी चालाक होती है और वहीं प्राची काफी मासूम और भोली भाली होती है। शीतल की शादी तय हो चुकी थी, इसीलिए शीतल की माँ पार्वती उससे कहती है, बेटा अब तेरी शादी का दिन नजदीक आ ही गया है और अब भी तू खाना बनाना नहीं सीख रही है। अरे कब तक ऐसे ही चलेगा? तू ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाना चाहती है क्या? क्या माँ, आप भी ना जब देखो शादी के पीछे पड़ी रहती हो। अरे खाना बनाना तो मैंने शादी के बाद भी सीख लूंगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद सब तेरे हाथ का खाना खाना चाहते होंगे और तू तब कैसे खाना बनाना सीख पाएगी? बोल। माँ शादी मेरी हो रही है, शादी के बाद मुझे दूसरे घर में जाना है ना। हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों आप इतना परेशान हो रही हैं। अरे मैं अपने ससुराल में सब संभाल लूंगी। शीतल अपनी माँ की बात को ना ही मानती है और ना ही समझती है। कुछ दिनों बाद शीतल की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है और शीतल अब अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद शीतल की सास पूनम उसे बोलती है, बहू कल कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, तो तू सबके लिए खाने में कुछ अच्छा बना दियो। हाँ ठीक है। शीतल अगले दिन सबके लिए मटर पनीर बनाती है और जब वो पनीर खुद चखती है तो वो सब्जी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है।
इतनी बकवास सब्जी बनाई है मैंने, इसे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, और मैंने सबके लिए ये सब्जी बनाई है। माँ सही कह रही थी, मुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तो यूट्यूब पर देखकर कोशिश भी की। अब बन ही नहीं रहा खाना, तो मैं क्या करूं? इन लोगों को पता चला कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ तो इनके ताने शुरू हो जाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे सबका मुंह बंद करवाने के लिए। शीतल से जब अच्छा खाना नहीं बनता है तो वो अपनी बहन प्राची को बुलाती है और सबकी नजर से बचाकर दूसरे कमरे में लेकर उसको जाती है। देख प्राची, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, और तू मेरी बहन, तू ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा घर टूटे। तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तू अब यहीं रहियो और खाना बना दिया करियो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे बदले खाना बना रही है। ठीक है। प्राची के आने के बाद अब शीतल बेफिक्र हो जाती है और प्राची रसोई संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद प्राची रसोई में खाना बना रही होती है, तभी पीछे से विनय आता है और उसे पकड़ लेता है। जीजा जी। जीजा जी? मेरा मतलब है, ये आप क्या कर रहे हो? मैं खाना बना रही हूँ। अरे खाना तो तुम हमेशा ही बनाती हो ना, कभी पति के लिए भी थोड़ा समय निकाल दो। खैर, मैं खुद ही आ गया तुम्हारे पास। प्राची जैसे तैसे विनय से खुद को हटाकर बाहर चली जाती है, लेकिन अब गलतफहमी होनी ही थी। जब एक ही घर में दो जुड़वा बहनें रह रही हों। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ बैठे होते हैं, प्राची भी वहां शीतल बनकर बैठी होती है। तभी पूनम बोलती है, अरे बहू, कल तू कहाँ गई थी विनय के साथ, बताया नहीं? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं शीतल ने, अब मैं क्या बोलूं इन्हें? बहू, अब इतना भी क्या शर्माना, बताना कहाँ गई थी? माँ जी, दरअसल कल हम यही चाट खाने गए थे, मेरी पसंद वाली जगह पर ले गए थे विनय मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो? कल हम मूवी देखने गए थे और फिर डॉक्टर के पास। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे भूल गई हो। यार, फिर शीतल की जगह तुम कोई और हो? नहीं, मैं ही शीतल हूँ। वो मुझे लगा कि हमें माँ जी को नहीं बताना है, बस इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सभी लोगों को शीतल कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो शीतल तो थी ही कहाँ, वो तो उसकी जुड़वा बहन थी ना। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूनम प्राची के पास जाकर बोलती है, अरे बहू, जो लोग तेरी शादी के बाद आए थे ना, आज शाम को भी वही मेहमान आने वाले हैं। तो ठीक है। तू इतना सोचकर क्यों जवाब देती है बहू? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुझे कुछ भी बोलते हैं तो तू इतना ज्यादा सोचने लग जाती है, जैसे हमने तुझसे पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कहाँ सोचकर जवाब दे रही हूँ। उस दिन दाल मखनी तो टेंशन में खराब हो गई थी, लेकिन आप चिंता मत करो, अब की बार मैं सोया चाप बनाऊंगी। बहू, सच में ना? तू पक्का ठीक तो है ना? क्योंकि तेरी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि तू बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दिन तूने दाल मखनी नहीं बल्कि मटर पनीर बनाया था। तुझे हुआ क्या है बहू? देखा माँ जी, आपकी याददाश्त कितनी सही है। मैं तो यही चेक कर रही थी कि आपको सब याद रहता है या नहीं। रोज अब ऐसे ही कुछ होता जा रहा था, जिससे घर वालों का शक बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन शीतल सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी वो गिर जाती है और वहां पर विनय आ जाता है। शीतल, तुम क्या करती हो? थोड़ा तो संभल कर काम किया करो ना। अब देखो, लग गई ना तुम्हारे पैर में, दिखाओ मुझे। बहुत दर्द हो रहा है विनय, ऐसा लग रहा है पैर मुड़ गया। मुड़ा भी है और देखो सूजन भी आ गई है इतनी। सच में तुम डांट खाने का काम करती हो। अब क्या बस ऐसे ही डांटते रहोगे या फिर मेरी मदद भी करोगे? चलो कमरे में, मैं पहले स्प्रे लगा देता हूँ, फिर गरम पट्टी बांध दूंगा। विनय शीतल को कमरे में ले जाकर गरम पट्टी बांध देता है। शीतल भी आराम से सो जाती है। रात के समय जब विनय रसोई में पानी लेने जाता है और वहां प्राची आराम से काम कर रही होती है। शीतल, ये क्या? तुम्हें तो इतनी मोच आई थी, तुम कमरे में आराम कर रही थी, तो फिर यहाँ क्यों आई? और इतनी बड़ी मोच ठीक कैसे हो गई? तुम आराम से कैसे चल सकती हो? वो मैं आराम ही कर रही थी, लेकिन ज्यादा मोच थी नहीं, और जब खड़ी हुई तो दर्द भी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ काम करने आ गई। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। विनय का शक अब बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो सब कुछ अपनी माँ को बताता है। 2 दिन बाद जब प्राची खाना बना रही होती है, तभी पूनम की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ मुझे, बचाओ! पूनम की आवाज सुनकर वहां विनय, शीतल और प्राची तीनों आ जाते हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था। यहाँ माँ जी को कुछ हो गया है, और आप ये क्या बोल रहे हो?
मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब जुड़वा बहनों का झूठ पता करने के लिए किया गया है। शीतल, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। शर्म आनी चाहिए, बस खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया। खुद ने कोशिश तक नहीं की और वाह वाही चाहिए। तुम अपनी बहनों को रसोई संभालने के लिए लाई थी ना, लेकिन तुम्हारी बहन के व्यवहार की वजह से हमारे घर के लिए और तुम्हारी बहन ही अच्छी है। प्राची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विनय प्राची से शादी कर लेता है, जिसके बाद शीतल को अपनी गलती पर बस अफसोस ही होता रहता है।